Okay, so we're gonna study about the electron transport chain, mitochondria electron transport and ATP synthesis. इसमें होता क्या है बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5. ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है एटीपी की सिंथेसिस करना. जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया को मान लेते हैं जिसके एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और इसके अंदर के रीजन को मैट्रिक्स बोलते हैं. सो बेसिकली एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है? यहाँ पे मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में कुछ प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है. और यहाँ पे मूवमेंट से ही एटीपी जनरेट होती है. और यहाँ पे एक टर्म आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमियोस्मोसिस. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे अभी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से मूव करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में. और यहाँ पे कीमियोस्मोसिस मतलब प्रोटॉन का ग्रेडियंट. प्रोटॉन का ग्रेडियंट माने कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कहाँ पे हाई है, कहाँ पे लो है. तो इससे हम पढ़ेंगे प्रोटॉन का ग्रेडियंट. जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट होगा तो प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है. जैसे कि बाहर अगर कंसंट्रेशन हाई है, मतलब इसकी स्पेस में कंसंट्रेशन अगर प्रोटॉन की हाई है तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा, और इसी मूवमेंट में एटीपी की सिंथेसिस होगी. तो उसको जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 विच इज़ कॉल्ड द NADH डिहाइड्रोजिनेज. इसको NADH डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोलते हैं? यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये एक इनर मेम्ब्रेन हो गई है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स है. ये पूरा एरिया मैट्रिक्स का है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस का है, और ये इनर मेम्ब्रेन है. सो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स 1 है. अब इस कॉम्प्लेक्स को हमने NADH डिहाइड्रोजिनेज बोल दिया है. तो इसका काम क्या है? बेसिकली यहाँ पे NADH जो होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज की एंजाइम्स को यूज़ करके, विच इज़ दिस NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स को यूज़ करके ये NAD बनाता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स FMN के पास जाते हैं, जो कि बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये FES के पास जाते हैं. ये जाता है COQ के पास, जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, और ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को QH2 को दे देता है. और ये जो QH2 होता है ये फ्रीली मूव कर सकता है, मोबाइल नेचर का होता है. तो ये मूव कर जाता है अपने मेम्ब्रेन में, ये इस तरह से मूवमेंट करता रहता है. तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ये रिड्यूस्ड हो जाता है. इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. जैसे हमने पहले कहा था, प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में. तो यहाँ पे जब प्रोटॉन्स मूव हो रहे हैं, वो हम आगे पूरे कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे लास्ट में किस तरह से एटीपी जनरेट हो रही है. तो यही प्रोटॉन्स जो है वो मूव करते हैं, तो एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है. ओके, तो कॉम्प्लेक्स में आते हैं. दूसरे कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन्स का मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. यहाँ पे इसे कहते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं. अब यहाँ पे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को यूज़ करके. ये सारी प्रोसेस चल कहाँ रही है? मैट्रिक्स में चल रही है. यहाँ पे FAD जो होता है वो इसमें प्रोटॉन्स ऐड हुए, FADH2 बना. अब फिर से वापस से प्रोटॉन्स जो हैं वो ब्रेक होगा, और प्रोटॉन ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये FAD में कन्वर्ट हो गया. FES को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, COQ को दिया, COQH2 को दिया, जो कि हमने पहले पढ़ा था कॉम्प्लेक्स 1 में कि ये मोबाइल नेचर का होता है. अब दोनों ने इसी को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन्स को ये लेगा, और ये रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा. अगर सिर्फ एक Q है तो उसे हम UB क्विनॉन कहेंगे, अगर QH आ गया है तो उसे हम सेमी क्विनॉन कहेंगे, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो ये QH2 हो जाएगा, जिसे UB क्विनॉल कहेंगे. एंड नाउ दिस UB क्विनॉल कैन मूव इन द इंटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, ये इस मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया के मूव कर सकता है, विच इज़ फ्री एंड रिड्यूस फॉर्म. रिड्यूस फॉर्म माने इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये आगे डोनेट कर सकते हैं. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 विच इज़ कॉल्ड द साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. ये 2 स्टेप में होता है. पहला स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C हो जाते हैं. दूसरे स्टेप में जब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो Q को जाता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है
दो स्टेप में होता है। एक बार इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को जाता है, सेकेंड स्टेप में क्यू को जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या प्रोसेस होती है इसमें। सबसे पहले जो QH2 बना था, कौन सा बना था, जो रिड्यूस फॉर्म में था। QH2 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से भी इलेक्ट्रॉन लिया था, सेकेंड कॉम्प्लेक्स से भी इलेक्ट्रॉन लिया था। ये QH2 जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन रिस्की कॉम्प्लेक्स को देगा, एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को देगा। ये पहला स्टेप चल रहा है अभी। एक इलेक्ट्रॉन रिस्की कॉम्प्लेक्स को दिया, एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को देता है। रिस्की जो है वो साइटोक्रोम C1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। अब ये साइटोक्रोम C1 जो है वो साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। नाउ दिस साइटोक्रोम B फर्दर ट्रांसपोर्टेड इलेक्ट्रॉन टू क्यू को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये पहली स्टेप चल रही थी। और फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स मूव कर गए। कहाँ से मूव कर गए, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में मूव कर गए। प्रोटॉन्स का मूवमेंट इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस में क्या चलता है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे QH2 था, एक ने रिस्की को दिया, एक ने साइटोक्रोम बी को दिया। सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे हुई है। एक ने रिस्की को दिया, एक ने साइटोक्रोम बी को दिया। एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास आया, एक C1 के पास आया, एक Q के पास आया। अब यहाँ पे जो Q था वो तो इलेक्ट्रॉन लेके QH2 बन गया, लेकिन ये QH2 वापस से रिसाइकल हो जाएगा, वापस से खुद के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। यानी एक साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C हो गया, जो कि फ्री मॉलिक्यूल है, इसकी मेम्ब्रेन पे मूव कर सकता है टुवर्ड द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। सो इस तरह से कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है। सेकेंड स्टेप में भी 2 प्रोटॉन्स मूव कर गए फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो इसमें पूरे टोटल कॉम्प्लेक्स थर्ड में टोटल प्रोटॉन्स का जो मूवमेंट हुआ है वो 4 प्रोटॉन्स का मूवमेंट हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को ब्लॉक करते हैं, B से C1 में जाने नहीं देते हैं, जैसे कि एक्टिमाइसिन ए जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को ब्लॉक करता है, उसको जाने नहीं देता है। जो होता है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है। ऑक्सीडेज क्यों कहा गया है इसको, यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 2 साइटोक्रोम C थे। फर्स्ट हमने कॉम्प्लेक्स थर्ड में पढ़ा कि एक बार एक साइटोक्रोम C1 को गया था, फिर दूसरा साइटोक्रोम C1 को गया था, जिसने साइटोक्रोम C को दिया था। यहाँ पे फिर 2 साइटोक्रोम C आए। अब इसने कॉपर A को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। कॉपर A जो है वो साइटोक्रोम A को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, साइटोक्रोम A जो है वो कॉपर B को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब कॉपर B साइटोक्रोम A3, ये सारी जो नेम्स है ये आपको लर्न होनी चाहिए, ओके, बाई हार्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्लांट फिजियो में भी ये है, बायोकेमिस्ट्री में भी है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप अगर इंटर में हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इसको कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 साइटोक्रोम C थे, कॉपर A को 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, देन साइटोक्रोम A को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, देन कॉपर B को इलेक्ट्रॉन दिया, उसने A3 को अपना इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये A3 जो है ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, हाफ ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो हाफ ऑक्सीजन ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव नहीं करेंगे, ओके। अब यहाँ जो है ये हाफ ऑक्सीजन फॉर्म कर जाएगा वाटर को, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने वाटर बना लिया, इसीलिए इसे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो आपका हाफ ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स 4 होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 5 पे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा, कहाँ से, मैट्रिक्स में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से। ये प्रोटॉन्स का मूवमेंट चल रहा है। पहले कॉम्प्लेक्स में 4 प्रोटॉन मूव हुए, दूसरे में मूव नहीं किए, तीसरे में 4 प्रोटॉन मूव किए, चौथे में 2 प्रोटॉन्स मूव किए। तो इस तरह से प्रोटॉन्स का मूवमेंट हुआ, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में मूवमेंट हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे चलते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को हम ETC का पार्ट नहीं कह सकते हैं, ओके, ये एक अलग होता है, लेकिन हम इसको प्रोटॉन ग्रेडियंट से
समझते हैं। यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस करी जाती है क्योंकि प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट फॉर्म हो गया है। प्रोटॉन बाहर की तरफ ज़्यादा कंसनट्रेशन में हो गए हैं, अंदर की तरफ कम कंसनट्रेशन में हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक F1 पार्ट होता है, एक F0 पार्ट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे F1 पार्ट जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन्स के ऊपर रहता है और F0 जो है वो टूवर्ड द मैट्रिक्स साइड में रहता है। सो इस तरह से ये दो पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 जो है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया है, प्रोटॉन्स की कंसनट्रेशन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाई अमाउंट में है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स जो है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आना चाहेंगे। तो जब प्रोटॉन का मूवमेंट होता है तो यहाँ पे ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट होता है। ओके, ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है। और इसी प्रोसेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट जब फॉर्म हो जाता है तो प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे हमें ATP मिलता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ATP की सिंथेसिस होती है। हमने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ATP बनता है। और ATP बनता कैसे है? इन्हीं प्रोसेस के थ्रू ATP बनता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ATP के बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करते हैं, जैसे ओलिगोमाइसिन हो गया, ओलिगोमाइसिन्स होते हैं और ऑरोवर्टिन होता है। ओलिगोमाइसिन जो है वो F0 को ब्लॉक करता है और ऑरोवर्टिन जो है वो F1 को ब्लॉक करता है। इस तरीके से